मेरी शादी को 3 साल बीत चुके थे। अजीब होता है ना, कुछ पल ऐसे होते हैं जो बरसों पर भारी पड़ जाते हैं और कुछ साल ऐसे बीत जाते हैं। मैंने उन 3 सालों में बहुत कुछ सीखा, बर्दाश्त किया और कुछ ऐसे चेहरे दिखे जिनके बारे में कभी सोचा भी नहीं था। मैं जब भी मायके जाती मेरी भाभी मेरा स्वागत ऐसे करती थी जैसे मैं कोई मेहमान नहीं बल्कि उनकी कोई अपनी बहन हूँ। हाथों में चाय का कप, साथ में मेरी पसंद की कोई चीज़ बनाकर रखती, मेरी चीज़ों का ख्याल, मेरे आराम का ध्यान रखती। मैं अगर रात को देर से सोती तो मेरे लिए चुप्पी का माहौल रखती। मुझे यही लगता रहा कि भाभी ना सिर्फ मेरा इज्जत करती हैं बल्कि मान सम्मान भी करती हैं। लेकिन एक किस्से ने सब कुछ बदल कर रख दिया था। मेरी माँ पापा की मृत्यु के बाद बहुत टूट तो गई थी, लेकिन हमारे सामने कभी कमजोर ना पड़ी। सिलाई मशीन उनके भविष्य का हिस्सा था। सुबह सवेरे उठना, नाश्ता बनाना, हमारी तैयारी करके स्कूल भेजना और फिर वह सारा दिन अपनी सिलाई में लगा देती। उनके हाथों में भविष्य सुई धागा ही नजर आता। मैंने कई बार सोचा माँ भी तो औरत हैं, वह भी थकी होंगी, लेकिन उनके चेहरे पर थकन के बजाय हौसला नजर आता। मैं और मेरा भाई, हम दोनों ही उनकी दुनिया थे। माँ हमेशा कहती थी, बेटी हो या बेटा, दोनों बराबर होते हैं, मेरे लिए तुम दोनों एक जैसे हो। और सच में माँ ने कभी फर्क नहीं रखा। भाई को इस काबिल बनाया कि वह अच्छी नौकरी कर सके। मुझे भी सब कुछ सिखाया जो एक लड़की को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ज़रूरी होता है। सिलाई, कढ़ाई, बोलचाल, यहाँ तक कि माँ ने मुझे खुद पर भरोसा करना भी सिखाया था। आंखों में आंसू भी थे, मुस्कुराहट भी। मेरे विदाई होने के बाद जब भी मैं उनसे मिलने जाती, वो मुझे गले लगाकर कहती, बेटी ससुराल में खुश रहना, ससुराल में बेटियां फूलों की तरह होती हैं, खुशबू बनकर रहती हैं, रास्तों का कांटा बनकर नहीं। उनके कदमों में बैठकर उनका हाथ थामती, कहती, माँ जो कुछ आपकी परवरिश की वजह से है। भाई ने शादी की जल्दी बाद अपने लिए अलग कमरा बनवा लिया और भाभी के साथ रहने लगा। भाभी शुरू के दिनों में माँ के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करती थी। उन्हें वक्त पर खाना देती, दवाई देती, उनका ख्याल रखती, उनकी पसंद की चीजें बनाती। सब कुछ तो भाभी कर रही थी। मुझे यही लगा कि माँ का बुढ़ापा सुकून से बीतेगा। मैं जब भी आती भाभी मुझे कहती, आप फिक्र ना करो, माँ का हम बहुत ख्याल रखते हैं, आप बस ससुराल में खुश रहो। और मैं उनकी बात पर भरोसा कर लेती थी। मेरा भरोसा इसलिए भी मजबूत था क्योंकि माँ भी मेरे सामने हमेशा कहती, बेटा तुम्हारी भाभी बहुत सेवा करती है, जो काम नहीं कहती वह भी कर देती है, भगवान उसे खुश रखे। वक्त यूं ही बीत रहा था। एक दिन माँ ने कहा, तुम्हारी भाभी बहुत अक्लमंद है, मुझे तो आराम हो गया है। मैंने भाभी के लिए भगवान से प्रार्थना की। माँ की जुबान से तारीफें सुनकर दिल में बहुत ठंडक पैदा हुई। मेरे पति के बेरोजगारी की वजह से मेरी जिंदगी के पहिए डगमगा रहे थे, लेकिन माँ के घर जाकर जैसे सांस लेती, उनकी गोद में सर रखकर उनकी बातें सुनकर मैं दुनिया की हर बुरी चीजों को भूल जाती। एक दिन माँ के हाथ पर मरहम लगा हुआ देखा तो पूछ लिया, क्या हुआ माँ? वह कहने लगी, सिलाई करते हुए सुई चुभ गई थी। कुछ नहीं, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। माँ छोटे छोटे जख्म को हमेशा मामूली बात समझती थी। मुझे क्या मालूम था कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो नजर नहीं आते, वे जख्म गहरे होते हैं, आत्मा पर लगते हैं, मगर हकीकत हमेशा वही नहीं होती जैसी नजर आती है। जिंदगी के पर्दे के पीछे जो मंजर छुपे होते हैं वह तभी सामने आते हैं जब वक्त का पर्दा उठता है, और वक्त आने वाला था। माँ के घर में सुकून था, लेकिन मेरी अपनी जिंदगी बराबर कष्ट में बीत रहे थे। मेरा पति पढ़ा लिखा तो था, मैनेजर था, शुरू में बहुत खुश था, किसी बड़ी कंपनी में काम करके अच्छी पोस्ट मिलेगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर वक्त ने हमें जिस रास्ते पर धकेला वहाँ सपना कम, हकीकत ज्यादा थी। शादी के जल्द बाद कई जगहों पर नौकरी लगे, कई इंटरव्यू दिए, कुछ जगहों पर 2-3 हफ्ते का काम किया, लेकिन या तो कंपनी बंद हो गई या तनख्वाह कम मिलती थी। अक्सर गोपाल शाम को थक हार कर बैठ जाता, कहता, दृष्टि ऐसा लगता है जैसे किस्मत हमसे नाराज है। मैं हमेशा उनका हौसला बढ़ाती, अपने मेहनत करनी है, भगवान जरूर हम पर अपनी कृपा बनाएगा। लेकिन मेरे उन शब्दों से हमारे किचन का चूल्हा नहीं चलता था। जब पति काम पर ना जाता तो मैं सिलाई करके कुछ पैसे जमा करती। माँ कभी कभार कुछ दे देती, मगर मैं बार बार उनके दरवाजे पर नहीं जा सकती थी। खुददारी भी तो कोई चीज होती है ना। सास तो शुरू में चुप रही, उन्हें भी लगा शायद कुछ ही दिनों की बात है, लेकिन जैसे जैसे महीने बीत गए उनके शब्द बदलने लगे। एक दिन शाम को चाय पीते हुए सास ने कहा, दृष्टि, लड़के ने तो सिर्फ किताबें ही पढ़ी, अकल नहीं सीखी। हम कब तक तुम दोनों को बैठाकर खिलाएंगे? मैं बात को टालने की कोशिश करती, लेकिन पति ने भी सुन लिया था। वह चुप हो गया, मगर मैं जानती थी कि अंदर कहीं ना कहीं कुछ टूट गया है। अगले दिन सास ने साफ शब्दों में कहा, दृष्टि बेटी, हम तुम दोनों का खर्च अब नहीं उठा सकते, हमारा भी गुजारा मुश्किल हो रहा है, तुम दोनों अब कोई अलग बंदोबस्त करो। यह सुनकर जैसे किसी ने मेरी रीढ़ की हड्डी मोड़ दी हो।
एक पल के लिए समझ नहीं आया क्या कहूँ। पति ने नजरें झुका ली। मैं कमरे में आकर चुप बैठी रही। 2 दिन के बाद हमने सामान बांधा, कुछ कपड़े, कुछ बर्तन और कुछ पुरानी चारपाई। पति ने एक जानने वाले के साथ जाकर छोटा सा कमरा किराए पर तलाश किया था। 3री मंजिल पर एक पुराना फ्लैट। अंदर दाखिल होते एक बल्ब भी नहीं था, दीवारों पर नमी, फर्श पर सीलन के निशान। मैंने पति से कहा, कोई बात नहीं, हम यहाँ भी शुरुआत कर सकते हैं, बस आप दिल छोटा ना करो। हमने पुरानी चादर फर्श पर बिछाई, दोनों बैठकर। अगले दिन से मैंने गली के एक बुटीक वाली से सिलाई का काम लेना शुरू किया। दिन भर मशीन चलाती और शाम को थकन से चूर हो जाती। पति अक्सर घर से बाहर होता, कहीं न कहीं इंटरव्यू या किसी कंपनी के चक्कर में लगा होता। एक दिन वह थके कदमों से आया, हाथ में अखबार था। बैठते ही बोला, आज फिर इंटरव्यू देने गया था, उम्मीद इस बार नौकरी लग जाएगी। पर वहाँ तो एक से बढ़कर एक एक्सपीरियंस वाले लोग आए थे। उन्होंने कहा शायद नंबर आ जाए, लेकिन देखते हैं। मैंने उसका हौसला बढ़ाया, वह दिन जरूर आएगा, भगवान हमसे इतनी परीक्षाएं नहीं लेगा। मैंने कभी शिकायत नहीं की, माँ से न पति से, लेकिन एक दिन ऐसा भी आया जब हमारे पास आटे के लिए भी पैसे नहीं थे। मैंने पुराने पर्स में रखे कुछ सिक्के लिए और बाजार जाकर सिर्फ आटा और दाल खरीदा। उस दिन दाल भी नहीं थी। पति ने बगैर कुछ कहे सूखी रोटी खाई और फिर कहा, दृष्टि, अगर मैं 1 हफ्ते में कुछ ना कर सका तो मैं रिक्शा चलाना शुरू कर दूंगा। मैंने जवाब दिया, इज्जत की कमाई है, कोई शर्म की बात नहीं। उन दिनों मैंने कई लोगों के व्यवहार बदलते हुए देखे। जो लोग पहले हमें अपने साथ बिठाते थे, अब मिलते वक्त नजर चुराते थे। एक पुराना दोस्त पति से मिला और बोला, ये क्या कर रहे हो? हंसकर आगे बढ़ गया। पति ने वे रात दिन सोए बिना बिता दिए। उन सब पलों में एक बात जो हमें जोड़े रखा था, वह हमारा एक दूसरे पर भरोसा। मैं जानती थी वह जितना भी टूटा हो मेरे लिए लड़ रहा है। मैं भी जानती थी कि मैं उसके साथ हूँ, चाहे कुछ भी हो। एक दिन शाम को जब गोपाल घर पर दाखिल हुआ, उसके चेहरे पर पहली बार चमक देखी थी, जो मैंने बहुत साल के बाद देखी थी। उसके हाथ में एक सफेद लिफाफा था। दरवाजा खोलते ही बोला, दृष्टि, काम मिल गया है। मैंने तेजी से पानी का गिलास हाथ में पकड़ाया, उसके पास चली गई। गोपाल ने कहा कि एक प्राइवेट कंपनी है, मार्केटिंग का काम है। इंटरव्यू तो 1 हफ्ते पहले दिया था, लेकिन जवाब की उम्मीद नहीं थी। आज ही ज्वाइनिंग लेटर आया है, तनख्वाह भी ठीक है और सबसे अच्छी बात यह है कि ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलेगा। मैंने मुस्कुराकर उसका हाथ थाम लिया। मैंने कहा, भगवान हमारी मेहनत खराब नहीं करेगा। उस शाम हमने 2 कप चाय, बासी बिस्कुट से एक छोटा सा जश्न मनाया था। मैंने गोपाल से कहा, अब हम किराया वक्त पर देना होगा, बिजली का बिल चुकता करेंगे, और हाँ, मेरी सिलाई मशीन को भी मरम्मत की जरूरत है। उसने हाँ में सिर हिलाया। और तुम्हारे लिए मैं एक नया कपड़ा जरूर लाऊंगा। अगली सुबह मैं जल्दी उठ गई, किचन साफ किया, चाय बनाई और गोपाल को तैयार होते देखा। दिल में बड़ा तसल्ली हुआ। मैंने उसके शर्ट को भी इस्त्री किए, जूते पॉलिश किए, और जब वो दफ्तर के लिए निकल गए और जाते जाते कहा, दृष्टि, अब सब कुछ बदल जाएगा। दरवाजा बंद होते ही मैंने अपनी टूटी हुई चप्पल पहनी। कुछ पैसे रखे थे मुश्किल वक्त के लिए, उनमें से एक मिठाई का डब्बा लिया। मेरे दिमाग में एक ही बात थी, ये खबर माँ को बता दूं, जिन्होंने हर बार मेरे हौसले को सहारा दिया। जब खाली होती, माँ का दिया हुआ 100 का नोट किसी खजाने की तरह निकलता। फिर मैं रिक्शे में बैठ गई। माँ के मोहल्ले की गलियों में दाखिल होते हुए एक पुरानी सी खुशबू महसूस हुई थी। वही दरवाजा, वही खिड़की जिसे कभी मैं और भाई जाकर खेलते थे। मैं अजीब खुशी में थी कि इस बार खुशखबरी सुनाने जा रही हूँ। दरवाजा खटखटाया। भाभी ने दरवाजा खोला। मुझे देखते ही थोड़ा चौंकी, फिर रूखे शब्दों में बोली, आप ठीक तो है ना? मिठाई का डब्बा हाथ में उठाया। बस खुशखबरी देने आई हूँ, गोपाल को अच्छी नौकरी मिल गई है। सोचा माँ को बता दूं। उन्होंने भगवान की कृपा की। भाभी ने दरवाजा खोला। अंदर आ जाओ, माँ अपने कमरे में है। मैं अंदर दाखिल हुई तो माहौल थोड़ा बदला बदला सा लगा। माँ का कमरा सादा था, जैसा हमेशा होता था, मगर वहाँ एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। माँ चारपाई पर बैठी थी। मेरे कदमों की चाप सुनकर नजरें उठाई और फिर चेहरे पर वही मुस्कुराहट जो मुझे हमेशा हौसला देती थी। दृष्टि, मेरी बच्ची आई है। माँ ने मेरे हाथ थाम लिए। और सब ठीक है ना? मैंने मिठाई का डब्बा उनके हाथ में रखा। माँ, गोपाल को नौकरी मिल गई है, एक बड़ी कंपनी में, तनख्वाह भी अच्छी है। मैंने सोचा सबसे पहले आपको बताऊं। माँ ने आंखों में आंसू लिए सर हिलाया। भगवान की कृपा है, मेरी प्रार्थनाएं रंग लाई है। मैं उनके पास बैठ गई और हम दोनों ने मिठाई खाई। माँ ने कहा, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम भी चैन का सांस लोगी। मैं अपने घर की बातें करती रही। माँ मेरी सिलाई और गोपाल की कोशिश से अब हमारी तंगी दूर हो जाएगी। जब हम बातें कर रहे थे, मेरी भाभी चुपचाप कमरे में आती जाती रही, लेकिन उनकी शक्ल पर कुछ तनाव महसूस हो रहा था। माँ ने मेरे सर पर हाथ रखा। बेटा, ये दिन जो बीत गए हैं, उनका दुख न रखना दिल में। भगवान सब कुछ ठीक कर देगा और तुम दोनों खुश रहोगे। मैंने जवाब दिया, माँ, बस आपकी प्रार्थनाओं का तो असर है।
अब सब कुछ हाथ में आया तो मैं चाहती हूँ कि आपकी दवाई वक्त पर आए, आपकी छोटी मोटी ज़रूरत पूरी हो। माँ कुछ कहना चाहती थी लेकिन शायद भाभी की मौजूदगी ने उन्हें रोक दिया था। मैंने खुद भी महसूस किया था भाभी की नज़रें बार बार कुछ कह रही है। मैंने माँ के हाथ चूम लिए और कहा, अब मुझे जाने का कह दो। दरवाजा पर आकर मैंने पीछे मुड़कर माँ को देखा। वह अभी तक वहीं चारपाई पर बैठी थी और नज़रें दरवाजे पर थी। उनकी आंखों में एक चमक थी, शायद खुशी की, शायद वह रोशनी जो एक माँ को अपने बच्चे के अच्छे वक्त पर महसूस होती है। मैं दरवाजे से बाहर निकली, लेकिन दिल में अजीब सी बेचैनी थी। भाभी की चुप्पी, उनकी नज़रें, माँ का ठहराव, कुछ था जो मुंह पर आने से परहेज कर रहा था। माँ से मिलकर आई थी, दिल में एक अजीब सा सुकून लेकर वापस आई थी। गोपाल को सारी बात बताई। उसने मुस्कुराकर कहा, चलो अच्छा किया माँ का आशीर्वाद लेने गई थी। यही आशीर्वाद बाद में काम आते हैं जिंदगी में। अगले दिन शाम को माँ का ख्याल फिर दिल में आया। मैंने सोचा कि कुछ दिन के बाद फिर मिठाई लेकर जाऊंगी। फिर एक दिन यूं हुआ कि बाजार से जाते हुए नज़र गरम शॉल पर पड़ा। मैंने सोचा ले लेती हूँ। मेरे माँ के पास कोई गरम शॉल नहीं था। उस दिन रिक्शे में बैठकर माँ से मिलने चली गई। मौसम भी सुहाना था। मेरा दिल अजीब सा बेचैन हो रहा था। शायद कभी कभी आने वाले तूफान की आहट पहले ही दे देती है, बस हम समझ नहीं पाते। जब गली में दाखिल हुई तो बिल्कुल चुप्पी थी। दरवाजा आधा खुला हुआ था। मैंने दरवाजे को धीरे से धकेला। जैसे ही अंदर कदम रखा, एक चीख सुनाई दी, छोड़ दे मुझे। ये मेरी माँ की आवाज़ थी, जो मुझे खुद भी यकीन नहीं हुआ। सामने का मंजर ऐसा था कि जैसे किसी फिल्म का नेगेटिव सीन हो। मेरी भाभी माँ के बालों को दोनों हाथों से पकड़कर नोच रही थी और माँ जमीन पर बैठी दर्द से चिल्ला रही थी, तुझे शर्म नहीं आती? बूढ़ी औरत से ऐसा व्यवहार करती है। मैंने चीख कर कहा। दौड़कर भाभी को जोर से धक्का दिया। एक तरफ लुढ़क गई और मैं माँ के पास जाकर घुटनों के बल बैठकर माँ को सहारा दिया था। माँ के चेहरे पर हाथ फेरा, उनके बालों को सुलझाया। माँ ने नजरें झुका ली, जैसे वह शर्मिंदा हो गई। बेटी ने उन्हें इस हाल में देख लिया था। लेकिन मुझमें अब सब्र करने की हिम्मत नहीं थी। भाभी की तरफ देखा। ये सब क्या है? ये तुम क्या कर रही थी माँ के साथ? उन्होंने तो तुम्हें हमेशा बेटी की तरह देखा, तुम आज उन्हीं के बाल नोच रही हो। भाभी जो फर्श से उठ चुकी थी, तीखी आवाज में बोली, मैं इस बुढ़िया से तंग आ गई हूँ। मेरा पति अकेला कमाता है, सारा वह तुम्हें चुरा चुरा कर दे देती है, जैसे मेरा पति हराम का कमाता है। मैंने हैरानी से माँ की तरफ देखा। उन्होंने नजरें चुरा ली। ये बात है, मैंने ठंडे शब्दों में कहा। तुम्हें इस बात का मलाल है माँ अपनी बेटी को चुरा कर कुछ देती है? अगर तुम्हें ये अच्छा नहीं लगता तो आज के बाद यहाँ से कुछ नहीं ले जाऊंगी। भाभी टेढ़ी मुस्कुराहट से हंसी और कहा कि ये चालाक है, तुम्हें भर भर कर दिए जा रही है, खुद तो अब किसी काम की नहीं रही। आंखों से दिखता नहीं, बैठे बिठाए रोटियां तोड़ रही है और चुरा चुरा कर तुम्हें देती रहती है। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने को था। मैंने माँ को कंधों से थामा। चलो यहाँ से, अब तुम यहाँ एक दिन नहीं रहोगी। दरवाजा जैसे खुला, भाई ने अंदर कदम रखा तो उसके चेहरे पर सांप सूंघ गया था। वह सीधा मेरे सामने आकर खड़ा हुआ और एक नज़र माँ पर डाली, जो दीवार के साथ पीछे हटकर खड़ी थी। मैंने आगे बढ़कर कहा, भाई आप कम से कम सच जानने की कोशिश तो करो, एक बार मेरी बात तो सुनो। उसने हाथ के इशारे से मुझे चुप करवा दिया। ना मुझे तुम्हारी बात सुननी है, ना किसी सफाई की जरूरत है। बहुत हो गया ये तमाशा। हर दूसरे दिन कोई ना कोई नई समस्या रहती है। भाभी पीछे खड़ी थी लेकिन तसल्ली में थी, जैसे उनकी चाल कामयाब हो चुकी हो। मैंने फिर एक बार कहा, सिर्फ इतना सुन लो। माँ पर हाथ उठाया गया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, बस इंसाफ की बात कर रही हूँ। भाई ने तेज शब्दों में कहा, इंसाफ? तुम्हें यहाँ कोई हक नहीं आकर हमारे घर का सुकून खराब करो। माँ को अगर इतना ही शौक है तुम्हारे साथ रहने का तो ले जाओ इन्हें, हमें किसी के सहारे की अब जरूरत नहीं। माँ के तरफ देखा तो उनकी आंखें जैसे पानी से भर गई थी। वह कुछ कहना चाहती थी मगर शायद बोलने की हिम्मत नहीं थी। मैंने भाई के कदमों की तरफ देखा, शायद उसमें कोई तरस आ जाए, लेकिन वह और ज्यादा गुस्सा होता चला गया। दरवाजा बाहर है, निकल जाओ, आज के बाद तुम दोनों की इस घर में कोई जगह नहीं। मैंने माँ की कलाई पकड़ी और उनके पास जाकर नरमी से कहा, चलिए हमें किसी के चौखट पर नहीं रहना। भाई दरवाजे से हट गया और मैंने माँ को धीरे धीरे बाहर की तरफ ले जाना शुरू किया। हम दोनों ने एक बार फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। दरवाजा जोर से बंद हुआ और जो अंदर से आवाज सुनाई दी थी वह भाई और भाभी की गाली थी। माँ ने कहा, काश आज तेरा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना देखना पड़ता। मैंने उनका हाथ दबाया। अगर पापा जिंदा होते तो आपकी कदर जरूर होती, लेकिन माँ आपकी बेटी अभी जिंदा है। रिक्शा लेकर हम सीधा अपने किराए के मकान पहुंचे। मैंने दरवाजा खोला, माँ को सहारा दिया, अंदर ले गई। वह चुप से चारपाई पर बैठ गई। मैंने पानी दिया, उनके जूते उतारे, पंखा ऑन कर दिया। कमरे में सन्नाटा था। माँ की नजरें छत की तरफ थी। मेरा दिल बार बार सोच रहा था,
किस तरह वह इस उम्र में ये सब कुछ सह गई हैं। मैंने उनका बैग खोला जो वह साथ लाई थी। अंदर एक पुराना पर्स और 2 जोड़े कपड़े, एक सफ़ेद दुपट्टा था। माँ अपनी पूरी जिंदगी का सामान छोटे से बैग में लाई थी। मैंने किचन में गई, चाय बनाया। माँ के साथ बैठकर चाय पीती हुई सोच रही थी कि माँ को ये सब भूलने में कितना वक्त लगेगा। शाम को गोपाल आए तो दरवाज़ा खोलते ही चौंक गया। मैंने गोपाल से कहा, माँ हमेशा के लिए यहाँ आ गई हैं, भाई ने हमें निकाल दिया है। गोपाल अंदर आया और माँ को देखकर चुप बैठ गया। माँ ने नजरें झुका ली जैसे शर्मिंदा हो गई हों। गोपाल ने मुझसे कहा, ये कब फैसला हो गया? मैंने साफ शब्दों में जवाब दिया, फैसला उन्होंने किया है, हमने तो बस बर्दाश्त किया। गोपाल ने कुछ नहीं कहा, चुप से कमरे में चला गया। माँ ने धीरे से कहा, तुम्हारे पति को परेशानी न हो मेरी वजह से। मैंने उनके पांव दबाना शुरू कर दिए। परेशानी तो तब होगी जब इंसान बोझ होता है। आप तो मेरा सहारा हैं। उस रात हमने सादा सा खाना खाया। माँ ने कम खाया, शायद तबीयत के साथ दिल में दर्द भरा हुआ था। मैंने बिस्तर बिछाया, माँ को कंबल दिया, खुद उसके पास बैठ गई। रात देर तक माँ सो नहीं सकी। मैंने उनसे कहा, सो जाओ माँ, सब ठीक हो जाएगा। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी मैंने बहुत कुछ सह लिया, अब सिर्फ ये चाहती हूँ कि बाकी वक्त सुकून से बीते। मैंने उनके चेहरे पर हाथ रखा। ये घर आपका है, यहाँ आपको कोई कुछ नहीं कहेगा। कमरे में चुप्पी छा गई। बाहर सड़क पर कुछ आवारा कुत्तों की भौंकने की आवाज थी, लेकिन अंदर हम दोनों माँ बेटी के दिल में एक दूसरे के सहारे सुकून ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। मैं जानती थी कि अगले दिन से सब कुछ बदल जाएगा। माँ के लिए दवा, उनके आराम और गोपाल के मिजाज को लेकर एक नई जंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मैं तैयार थी, क्योंकि अब मेरे साथ माँ थी और उनका साथ मेरे लिए सब कुछ था। सुबह मामूली के हिसाब से मैंने नाश्ता तैयार किया। माँ अब तक सो रही थी। गोपाल रात को देर से आया था, इसलिए उन्हें जगाने का इरादा नहीं किया, लेकिन मेरे दिल में हल्का सा शक था। कल जो कुछ हुआ उसका नतीजा आज सामने आना था। गोपाल की चुप्पी भी कुछ इशारे दे रही थी। किचन में बर्तन समेटते हुए मैंने सुना, कमरे का दरवाजा खुला है। गोपाल की चप्पलों की आवाज धीरे धीरे मेरी तरफ आ रही थी। वह किचन के दरवाजे पर आकर रुक गया। मैंने सर उठाया, उन्हें हल्की सी मुस्कुराहट दी। दृष्टि, चाय दो। गोपाल ने सीधा सवाल किया था, ये कब से तय था कि तुम्हारी माँ हमारे घर में आकर रहेगी? मैंने चाय कप ट्रे में रखा और कहा, यह तय नहीं था, मजबूरी थी। तुम्हें सब बताने ही वाली थी, लेकिन रात देर हो गई थी। भाई ने माँ को घर से निकाल दिया है। भाभी माँ को बालों से पकड़कर मार रही थी। मैं कैसे छोड़ देती? गोपाल ने ठंडी सांस ली। देखो, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूँ, लेकिन मेरी भी तो सुनो। अभी मेरी नौकरी नहीं है, समस्याएं हो जाएगी। ऊपर से ये अचानक जिम्मेदारी। मैंने चाय उसके हाथ में दी। ये जिम्मेदारी नहीं, मेरी माँ है। जिंदगी के मुश्किल वक्त में उन्होंने मेरा साथ दिया था, अब मैं कैसे उन्हें अकेला छोड़ दूं? गोपाल ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा, दृष्टि तुम जानती हो मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, लेकिन तुमने मुझसे पूछना तक अच्छा नहीं समझा। मैं उसके सामने बैठ गई। कुछ फैसला पूछे बगैर करने पड़ते हैं। जब कोई रास्ता ना हो तो तब दिल की सुनते हैं, और मेरा दिल ये भी स्वीकार कर रहा था कि मेरी माँ दर दर धक्के क्यों खाएगी। गोपाल ने चाय का घूंट लिया, फिर कहा, मेरी माँ क्या सोचेगी? वह पहले ही समझती है कि तुमने मुझे जोरू का गुलाम बनाया है। अब जब वह सुनेगी कि मैं तुम्हारी माँ को अपने घर में रख रहा हूँ तो उनका व्यवहार मेरे साथ कैसा होगा? तुम्हारी माँ को हम समझा सकते हैं, क्या ये बात जरूरी है कि लोग क्या कहेंगे? हम एक बूढ़ी औरत को छत दें? गोपाल चुप हो गया, फिर बोला, तुम मेरी बात मान लो। मैं अभी अभी इस काबिल नहीं हूँ 2 घरों का बोझ उठा सकूं। अगर तुम अपनी माँ को रखना चाहती हो तो सोच लो नतीजा क्या निकलेगा। मैंने हैरानी से उसके तरफ देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं माँ को वापस भाई के घर पर छोड़ाऊं, जिसने माँ के मुंह पर दरवाजा बंद करके घर से निकाल दिया? गोपाल ने नजर चुराते हुए कहा, उनकी जिम्मेदारी है, वह उनका बेटा है, उसे निभाना चाहिए, हम पर फर्ज नहीं बनता। मेरे दिल में एक टीस सी उठी थी, लेकिन मैंने नरमी से जवाब दिया, बेटा होने से अगर जिम्मेदारी पूरी हो जाती है तो माँ यहाँ ना होती। अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या यही करते? अपनी माँ को यूं ही अकेला छोड़ देते? गोपाल थोड़ा झुंझला गया था। तुम हर बात को जज्बाती तरीके से सोचती हो, मैं हकीकत बता रहा हूँ। मैंने आराम से कहा, हकीकत यह है कि माँ बूढ़ी हो चुकी हैं और अब हमारी जिम्मेदारी है हम उन्हें रखें या छोड़ दें। फर्क सिर्फ जमीर का है। गोपाल ने चाय खत्म की, कुर्सी से उठकर कहा, मेरा जमीर तब भी जागा था जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। तुम सिलाई के ऑर्डर वक्त पर खत्म नहीं कर पाती। अब सर पर एक और जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ गई है। मैंने उठकर उसका रास्ता रोका। तो बताओ गोपाल, क्या तुम ये चाहते हो कि उन्हें निकाल दूं? ये कहकर हम उनका बोझ नहीं उठा पाएंगे। गोपाल थोड़ी देर चुप रहा, फिर कहने लगा, तुमने पूछा इसलिए मैंने सच कह दिया। मैं नहीं चाहता वह इस घर में रहें। मेरे कदम जैसे जमीन में जम गए थे। मैंने धीरे से कहा, तो फिर गोपाल ये जान लो, अगर माँ इस घर से जाएगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। गोपाल ने एक पल के लिए मेरी आंखों में देखा।
फिर दरवाजा खोला और बाहर निकल गया। गोपाल के जाने के बाद कमरे में चुप्पी का एक राज था, जैसे कोई मौत हो गई हो। मैं वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। वे शब्द मेरे कानों में गूंज रहा था, मैं नहीं चाहता कि वह इस घर में रहे। मेरे पीठ के तरफ हल्की सी आहट हुई। मैंने पलटकर देखा, माँ दरवाजे के पास खड़ी थी। उनका चेहरा बिल्कुल सुन पड़ा था, लेकिन आंखें साफ बता रही थी कि वे सब कुछ सुन चुकी हैं। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई थी। माँ आप सब तो ढूंढने लगी, लेकिन बस एक धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, सब सुन लिया बेटा। दरवाजा थोड़ा सा खुला रह गया था, आवाज बाहर तक आ रही थी। मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ थामा। आपने जो सुना बस एक थोड़े वक्त की बात है। गोपाल गुस्से में था, वह दिल से नहीं कहना चाहता था। वह चारपाई पर बैठ गई। उनके हाथ मेरे हाथ में थे, लेकिन उनमें वह गर्मी नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटी एक बात कहूँ, बुरा मत मानना। आप कहो जो दिल में आए। मुझे वृद्ध आश्रम भेज दो। ये सब था सीधा जिसने मेरे दिल को काट कर रख दिया था। मेरे लिए ये शब्द आग जैसे थे। ये क्या बोल रही हैं आप? उन्होंने मेरी तरफ देखा। कभी कभी इंसान खुद को बोझ महसूस करने लगता है, और जब दूसरे भी यही एहसास दिलाते हैं तो फिर वृद्ध आश्रम के दीवार अपने लगते हैं। मैंने उनके घुटने के पास बैठकर कहा, आप बोझ नहीं हो। ये घर आपका भी है। आपकी बेटी क्या है? आपको यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। माँ ने हल्का सा सर हिलाया, जैसे वो पूरी बात सुन चुकी हैं, लेकिन स्वीकार नहीं कर पा रही। गोपाल ने जो कहा वह भी सच है। उसकी नौकरी अभी नई नहीं है, सब समझती हूँ। और फिर गोपाल की माँ भी तो बूढ़ी है, वह भी तुम पर उंगली उठाएगी, भले ही उन्होंने तुम्हें निकाला है। मैं तुम पर बोझ बनना नहीं चाहती। मैंने सब्र के साथ कहा, अगर रिश्तों को तौला जाए फिर माँ जैसे रिश्ते की कीमत सबसे ज्यादा बनती है। कमरे में फिर चुप्पी छा गई। माँ की आंखों में कोई सवाल नहीं थे, मेरे दिल में बेशुमार जज्बात जिनका कोई असर नजर नहीं आ रहा था। उसी शाम गोपाल घर लौटा, चेहरा थका हुआ था। शायद उसने भी सारा दिन इस बात को सोचा। दरवाजा खोलते ही उसने मेरी तरफ देखा, फिर माँ पर नजर पड़ी। उसका शब्द बदला नहीं, लेकिन व्यवहार थोड़ा नरम लगा। खाना है? वो बोला। मैंने थोड़ा सा जवाब दिया, हाँ तैयार है। हम तीनों ने एक साथ खाना खा लिया, लेकिन वह एक मेज पर बैठकर 3 अलग कहानियों वाले लोग थे। गोपाल खाने के बाद कमरे में चला गया। मैं माँ के बर्तन उठाने लगी। माँ ने हाथ पकड़ लिया, बेटा संभल कर, अब हर कदम सोच कर रखना है तुम्हें। मैंने नरमी से कहा, माँ अगर कदम सोच कर रखने लगी तो जिंदगी बिखर जाएगी। हम साथ रहेंगे, कुछ न कुछ कर लेंगे। अगली सुबह माँ पूजा करने लगी। मैंने उनके लिए चाय बना दी। वह चुप से चाय पीती रही। फिर अचानक बोली, दृष्टि एक रिश्ता सिर्फ खून से नहीं बनता, आदतों से भी बनता है, और जब आदतें बदल जाए तो रिश्ता जीते जी मर जाता है। मैंने उनकी बात काटते हुए कहा, माँ गोपाल को थोड़ा वक्त दो, उसका दिल बदला है, लेकिन शायद हालात ने ऐसा करवाया है। माँ ने चाय का कप नीचे रखा। मुझे वक्त नहीं ठिकाने की फिक्र है, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी सच्चाई का सामना करो। अगर गोपाल ने दोबारा गुस्सा किया तो मैं खुद ही कहीं चली जाऊंगी। मैं जोर से बोली, आप कहीं नहीं जाओगी। ये आखिरी बार है, मैं गोपाल से खुलकर बात करूंगी। अब ये मामला अधूरा नहीं छोड़ूंगी। उस दिन मैंने पहली बार फैसला किया, गोपाल से झगड़ा करके बात करनी पड़ेगी तो भी करूंगी, क्योंकि मैं अब और ज्यादा अपनी माँ के चेहरे पर ये बेबसी नहीं देख सकती। रात को गोपाल कमरे में आया। मैंने दरवाजा बंद किया और सीधी बात की, गोपाल अगर तुम्हें मेरी माँ से कोई समस्या है तो साफ बता दो, लेकिन याद रखो अगर माँ जाएगी तो मैं भी उनके साथ जाऊंगी। गोपाल कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, दृष्टि तुम जानती हो मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन कुछ बातें हकीकत में स्वीकार करनी पड़ती है। मैंने साफ शब्दों में कहा, मोहब्बत सिर्फ शब्द नहीं होते, कुछ समझौते भी करने होते हैं। अगर तुमने मेरी माँ को स्वीकार नहीं किया तो मेरे लिए तुम्हारी मोहब्बत बेमतलब है। गोपाल ने सर झुका लिया। मुझे वक्त दो। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकल गई। माँ अब भी आंगन में बैठी थी। उनके चेहरे पर थकन थी, लेकिन जब मैं माँ के पास जाकर बैठ गई तो बोली, गोपाल से तुम्हारी बात हो गई? मैंने कहा, अब बात नहीं, फैसला हो गया। वह मुस्कुराई, लेकिन आंखें अब भी नम थी। उस रात माँ मेरे पास आई और मेरे दिल में एक वादा हमेशा के लिए जाग गया। माँ मेरी जिंदगी का हिस्सा है। माँ के साथ मैंने आखिरी रात अपने घर में चुप्पी से बिताई। वो मेरे साथ ही चारपाई पर लेटी, लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही थी। मैंने आंखें बंद किए रखा, मगर मैं जानती थी कि वो बराबर करवटें बदल रही थी। कभी उनका हाथ मेरे कंधे पर जाता, कभी वे धीरे से उठकर पानी पीती थी, फिर वापस आकर बैठ जाती। सुबह जब मैंने आँख खोली तो वह उठकर पूजा कर रही थी। मैंने उठकर चाय बनाया। मैंने उनके पास बैठे हुए पूछा, क्या सोच रही हो माँ? उन्होंने धीरे से कहा, मैंने सोच लिया दृष्टि, तुम्हारे लिए आसानी पैदा करनी होगी। मैं तुम्हारे और गोपाल के बीच दीवार नहीं बनना चाहती। मैंने जल्दी कहा, माँ ऐसी बात मत करो, मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन आपको कहीं जाने नहीं दूंगी। उन्होंने मेरी तरफ देखा, मेरी बेटी तुमने बहुत निभाया, अब मेरी बारी है, मुझे इजाज़त दो, मैं कहीं जा सकूं।
जहाँ मैं तुम्हारी जिंदगी का बोझ ना बनूं। मैं जानती थी माँ जिद्दी थी, खुददार थी, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल सकी। उनकी नज़रें अब किसी फैसले के इंतजार में थी, बस खबर दे रही थी कि फैसला हो चुका है। दोपहर को मैंने माँ को दवाई दी, उनका कपड़ा एक छोटे से बैग में रखा। उन्होंने कुछ ना कहा, बस सर हिलाती रही। मैंने रिक्शा मंगवाकर उन्हें लेकर निकल गई। रास्ते में हम दोनों चुप थे। रिक्शे के शोर में भी माँ की चुप्पी सुनाई दे रही थी। वृद्ध आश्रम पहुंचकर दरवाजा खटखटाया। एक औरत ने अंदर से दरवाजा खोला। उम्र 40 के आसपास होगी, चेहरे पर गंभीरता। बहन, कैसे आना हुआ? मैंने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी माँ के लिए कोई ठिकाने की तलाश है, कुछ वक्त के लिए। उन्होंने दरवाजा खोल दिया। अंदर आइए। मैं और माँ अंदर दाखिल हुए। सामने एक छोटा सा आंगन था, दाईं तरफ 2 कमरे और बाईं तरफ एक बड़ा हॉल, जहाँ चारपाई लाइन से लगी हुई थी। उन पर अलग अलग उम्र की औरतें बैठी हुई थी। कुछ बातें कर रही थी, कुछ चुप थी और कुछ बस खाली नज़रों से सामने देख रही थी। एक चारपाई खाली थी, वहाँ माँ को बिठा दिया। माँ ने आसपास देखा, फिर मेरी तरफ देखा। मैंने उनका हाथ थामा। ये सब आप जैसी हैं। माँ किसी का बेटा नहीं और किसी के बेटे ने ही उन्हें यहाँ छोड़ दिया, लेकिन मैं रोज आऊंगी और आपके साथ वक्त बिताऊंगी। माँ ने सिर हिलाया। यही काफ़ी है बेटी। वृद्ध आश्रम की इंचार्ज, जिनका नाम नीलम था, कागजी कार्रवाई पूरी की। उन्होंने कहा, यहाँ सबको बराबर समझा जाता है। वक्त पर खाना, दवा और किसी की भी तबीयत खराब हो तो अस्पताल का इंतजाम भी है। मैंने माँ के लिए लाया हुआ दुपट्टा निकालकर उनके कंधों पर रखा, उनके बाल सुलझाए और फिर धीरे से कहा, अब आप आराम से रहोगी। पहले दिन मैं देर तक वहाँ बैठी रही। माँ से बातें होती रही। साथ वाली चारपाई पर एक बूढ़ी औरत थी जो हर थोड़ी देर में मुझसे सवाल करती थी, बेटी तुम कहाँ से आई हो? तुम अपनी माँ को छोड़ने आई हो या लेने आई हो? मैंने नरमी से जवाब दिए, मैं माँ के साथ आई हूँ और यहाँ ये मेहमान है। वह हंसी थी, फिर कहने लगी, जो भी आता है यही कहता है, फिर यहीं का होकर रह जाता है। दूसरे दिन मैं दोबारा वहाँ पहुँची। माँ मुझे देखकर मुस्कुराई और पहले से अच्छी लग रही थी। मैंने उनके बालों में कंघी की, हाथों में तेल लगाया और उनके साथ बैठी रही। नीलम ने एक दिन मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, दीदी आप रोज आती हो, बाकी जितने भी बूढ़े लोग हैं यहाँ पर एक बार आ गए हैं, उनसे कोई दोबारा मिलने नहीं आया। आपने तो हैरान कर दिया। मैंने कहा कि माँ है, मैंने उनकी उंगली थामकर चलना सीखा है, अब उनका सहारा बनना मेरा फर्ज है। कुछ दिन में वहाँ की सारी बूढ़ी औरतें मुझे जानने लगी। कोई कहती, बेटी आज मेरे सर में दर्द है, जरा तेल लगा दो। मैं सबके बीच माँ को भी वक्त देती, उनके साथ बैठती, बातें करती। माँ का व्यवहार बदलने लगा था। वह अब वहाँ की औरतों से बातें करती, आशीर्वाद देती और अक्सर मुझे प्यार से कहती, ये सब मेरी जैसी माँ है। अपने घर से अपना सिलाई मशीन उठाकर वहीं पर रख लिया, वहाँ बैठकर सिलाई करती, कुछ औरतों को भी सिखाती। कुछ वक्त में उन्होंने भी कपड़े सीने शुरू कर दिए, जो बाहर बेचकर कुछ आमदनी बन जाती। गोपाल ने इस बारे में कभी कुछ नहीं पूछा। घर में हमारा रिश्ता अब एक चुप्पी के साथ बीत रहा था, जिसमें जज्बात नहीं, बस वक्त बिताए जा रहे थे। वृद्ध आश्रम मेरे दिल का हिस्सा बन गया था, जहाँ मैं सांस लेती थी, जहाँ मेरे आसपास ऐसी औरतें थीं जिन्होंने सब कुछ खोकर भी हार नहीं मानी थी। एक दिन माँ ने मुझसे कहा, बेटी यहाँ तो मेरी जैसी कई माँ हैं, लेकिन उन सबको तुम्हारी जैसी बेटी दृष्टि नहीं मिली। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुमने अपनी ही माँ को नहीं, बहुत सी माँओं का सहारा बनकर दिखाया। मैंने उनके चेहरे को चूम लिया, दिल ही दिल में मुस्कुराहट दिया। जिंदगी ने मुझे मौका दिया, मैं किसी का बोझ नहीं, किसी का सहारा बन सकूं। वृद्ध आश्रम में माँ को रहते हुए कुछ महीने बीत चुके थे। मैं रोज जाती, कभी दोपहर को, कभी शाम को। माँ की तबीयत शुरू में तो काफ़ी ठीक लग रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके चेहरे की रौनक धीमी पड़ने लगी थी। उन्होंने खाना कम कर दिया था, बातें भी कम हो गई थी। एक दिन जब मैं पहुंची तो माँ चारपाई पर लेटी थी और कंबल उनके सीने पर था। जबकि मौसम गर्म था, मैंने उनके हाथ पर हाथ रखा, वह गर्म था। माँ की तबीयत ठीक है। उन्होंने धीरे से आंखें खोली, बस हल्का सा बुखार है, कल से थोड़ी थकावट सी है। मैंने जल्दी से नीलम को बुलाया। नीलम ने जल्दी माँ को देखा और कहा, हम उन्हें अस्पताल लेकर चलते हैं, चेकअप करवा लेते हैं, क्या पता कोई वायरल बुखार हो। अगले दिन मैं खुद माँ को अस्पताल ले गई। उनका ब्लड टेस्ट करवाया, बीपी सब कुछ चेक करवाया था। डॉक्टर ने बताया जिसमें कमजोरी बढ़ गई है, खुराक और आराम की सख्त ज़रूरत है। दवाई दी, समझाया गया। फिर घर जाकर मैंने गोपाल से कहा, माँ की तबीयत ठीक नहीं, मैं कुछ दिन वृद्ध आश्रम में ज़्यादा टाइम बिताऊंगी। गोपाल ने थोड़ा सा जवाब दिया, तुम्हारी मर्जी। अगले दिन मैं दोपहर को माँ के पास पहुंची तो वे चारपाई पर लेटी थी। हाथ में उन्होंने रुद्राक्ष की माला ले रखी थी और उसे गिन रही थी, लेकिन होठ हिल रहे थे। मैंने धीरे से बुलाया, माँ। उन्होंने आंखें खोली, धीमी सी आवाज़ में कहा, मेरी बच्ची। मैंने उनके हाथ दबाए,
कैसी तबीयत है? आज कुछ ठीक नहीं लग रहा। शायद भगवान के घर जाने का वक्त आ गया है। मैंने जल्दी उनकी बात काट दी। ऐसी बातें मत करो, आप ठीक हो जाओगी। मैं आपकी दवा लेकर आती हूँ। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। बेटा, जो वक्त भगवान ने लिखा होता है उसे कोई बदल नहीं सकता, लेकिन मैं तसल्ली में हूँ। मेरी बेटी ने वो सब कर दिखाया जो शायद बेटा नहीं कर पाते। मैंने उनके सिरहाने बैठकर उनके सर पर हाथ फेरा। आप फिर ठीक हो जाओगी। हम दोनों बाजार चलेंगे, आपको नया सूट दिलवाऊंगी। माँ हल्की सी मुस्कुराई, लेकिन वो मुस्कुराहट कमजोर थी। उनकी आंखों में नमी उभरी। सूट नहीं चाहिए बेटा, अब तो मोक्ष चाहिए। तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। उसी रात जब मैं घर गई, दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। गोपाल से थोड़ी सी बात हुई, फिर मैं सीधे बिस्तर पर चली गई, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। सुबह उठी, सुबह सुबह फोन बजा। नीलम की कॉल थी। मैंने जल्दी फोन उठा लिया। हाँ जी। आवाज में चुप्पी थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज में कहा, दृष्टि बेटी, माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। रात गए, उनकी तबीयत बिगड़ गई, हमें छोड़ गई। मेरे हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। मैं कुछ देर बिल्कुल चुप बैठी रही, फिर जल्दी से कपड़े बदले और रिक्शा लेकर वृद्ध आश्रम पहुंच गई। माँ की चारपाई पर अब सफेद चादर थी। उनका चेहरा सुकून में था, जैसे किसी ने बहुत थक कर नींद ली हो। मैं उनके पास बैठ गई और हाथ थामा, जो ठंडा हो चुका था। आंखों से आंसू बह रहे थे। नीलम आकर मेरे कंधे पर हाथ रखा। दृष्टि, माँ बहुत सुकून से गई हैं। उन्होंने आखिरी वक्त तक तुम्हारा नाम लिया था। उनकी आखिरी प्रार्थनाएं तुम्हारे लिए थी। वृद्ध आश्रम की औरतें भी आ गई। कोई मेरा हाथ थामती, कोई मुझे आशीर्वाद देती, कोई कहती, हमने कभी किसी को ऐसे इतना कर्तव्य निभाते हुए नहीं देखा। मैं बस चुप रही। माँ चली गई थी, लेकिन उनका प्यार मेरे हाथों में रह गया था। अंतिम संस्कार का बंदोबस्त किया गया था। मैंने उनकी चिता को अग्नि दी थी। अगले दिन दोबारा मैं वृद्ध आश्रम गई। वहाँ की माँ मुझे गले लगाकर रो रही थी। एक बूढ़ी औरत ने कहा, दृष्टि, हम सब भी तेरी माँ हैं। तू सिर्फ अपनी माँ की सेवा नहीं करती, हम सबकी अपनी माँ जैसा सेवा करती है। मैंने उन सबको देखा और कहा, जब तक सांस है मैं हर माँ की बेटी रहूंगी। जिंदगी में बहुत से रिश्ते छूट जाते हैं, लेकिन माँ का साया कभी नहीं छूटता। माँ के जाने के बाद कई दिन तक मैंने खुद को वृद्ध आश्रम के कामों में बिजी रखा था। सुबह मैं वहाँ जाकर चक्कर लगाती, किसी के दवा की पर्ची संभालती, किसी के कपड़े सीती और शाम को वहीं कुछ घंटे बैठकर माँ की जगह खाली चारपाई को देखती रहती। एक दिन जब मैं वृद्ध आश्रम पहुंची, दरवाजे पर एक अजनबी औरत मेरा इंतजार कर रही थी। न बूढ़ी थी, न ज्यादा जवान थी। पुरानी फाइल हाथों में पकड़े, आंखों में पहचान की चमक। उन्होंने मुझे देखकर कहा, तुम दृष्टि हो, सुषमा की बेटी? मैंने हाँ में सिर हिलाया। जी। आप कौन? उन्होंने मुस्कुराते हुए फाइल आगे बढ़ाई। मैं तुम्हारी माँ की पुरानी दोस्त हूँ। तुम्हारी माँ से मेरी हरदम बात होती रहती थी। उनके जाने के बाद उनकी एक अमानत मेरे हवाले थी, जो उन्होंने खास कर मुझे दी थी। सिर्फ तुम्हें देनी थी। मैंने हैरानी से वह फाइल थाम ली। कैसी अमानत? तुम इसे घर ले जाकर देखना, सब कुछ लिखा है इसमें। इतना जान लो, तुम्हारी माँ बहुत सोच समझकर फैसला कर गई है। उस औरत ने मुझे थोड़ी देर बात की और फिर वह चली गई। घर आकर मैंने कमरा बंद किया, फाइल खोली। अंदर एक रजिस्ट्री की कॉपी, कुछ लेटर और एक वसीयतनामा था। उसमें लिखा था कि मेरे माँ के यहाँ की थोड़ी बहुत जमीनें हैं। अब ये जमीन और ये पैसे तुम्हारे नाम करती हूँ, क्योंकि तुम इस पैसों का सही उपयोग करोगी और तुम इस वसीयत की असली हकदार हो। मैं वह पढ़कर रोने लगी। मुझे कोई लालच नहीं था। मुझे वह दौलत देखकर खुशी नहीं हुई, लेकिन मुझे अपनी माँ की बहुत याद आई थी। मेरी माँ अपने मायके में अकेली थी। उनके पिता ने अपनी सारी दौलत उनके नाम कर दी थी। उन्होंने भी अपने माँ बाप की बुढ़ापे में सेवा की थी और आज वे सारी दौलत मुझे सौंप गई थी। मैंने भी उस दौलत का पूरा सही उपयोग किया था। मैंने उस जमीन को बेचकर उस वृद्ध आश्रम में खर्च कर दिया। वहाँ कमरों में बेड, एसी और वहाँ की औरतों के लिए और अच्छी सुविधा उपलब्ध करवा दी। और जो पैसे बचे, मैंने अपने लिए एक फैक्ट्री खोली, जिसमें बेसहारा औरतों को सिलाई पर रख लिया। उनको तनख्वाह देने लगी। मेरी फैक्ट्री ने दिन दुगनी रात चौगनी की। अब मेरा पति भी मुझसे बहुत शर्मिंदा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मेरी सास को भी उसके बड़े बेटे ने घर से निकाल दिया था। मैं उन्हें भी अपने पास ले आई थी और उनकी सेवा भी मैंने अपनी जिम्मेदारी पर ले लिया। मेरा पति मुझसे नजर तो नहीं मिला पा रहा था। एक दिन मैं अपने सास को लेकर अस्पताल गई थी। वहाँ मेरा भाई मिला था। उसने माँ के बारे में पूछा। मैंने कहा, माँ इस दुनिया में नहीं रही। ऐसे लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने थप्पड़ मारा हो। वो रोने लगा। मुझे खबर क्यों नहीं दी? मैंने कहा, जिस बेटे ने धक्के देकर घर से बाहर निकाला हो, उसे खबर देकर क्या करना था? उसने अपनी नजरें झुका ली। जब मेरी नजर भाभी पर पड़ी तो मैं हैरान रह गई। भाभी को पैरालाइज हो गया था। वह व्हील चेयर पर बैठी थी। मैंने भाई से कहा, ये कब हुआ? भाई ने कहा, माँ के जाने के बाद ये प्रेग्नेंट हो गई थी और इसने एक बेटे को जन्म दिया था। हम दोनों हवा से बातें करते थे। हमें किसी की कोई परवाह नहीं थी।
लेकिन एक हादसे ने तेरी भाभी को अपाहिज कर दिया। बेटा 6 महीने का हो गया था, उसको दिमागी बुखार हो गया, वह ठीक नहीं हो पाया, उसका कई ऑपरेशन करवाया, 6 साल होकर उसकी मृत्यु हो गई और तेरी भाभी को उसी गम में पैरालाइज के 2-3 अटैक आ गए। अब यह अपने पैरों से नहीं चल सकती। मैं इसको लेकर बहुत परेशान हूँ। मैं उसकी बातें सुनकर दुखी हुई थी, भाभी को देखकर भी दुख हुआ था, लेकिन मैं उनके लिए क्या कर सकती थी। उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं निभाया और भगवान ने उनके कर्मों की सजा इसी जन्म में दे दिया। भाभी को भी इसी वृद्धाश्रम में भाई ने भर्ती करवा दिया था, क्योंकि मेरा भाई बहुत परेशान हो गया था। मैं रोज उस वृद्धाश्रम में जाती और भाभी की भी देखभाल करती। भाई ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी का भी पूरा खर्चा उठा रहा था। वृद्ध आश्रम में भी महीने का खर्चा देता। मेरे बच्चे तो नहीं हुए थे, लेकिन मैं उन बेसहारों की सेवा करके बहुत खुश रहती हूँ। मेरा पति भी मुझे पूरा सपोर्ट करता है और मेरी वीडियो आप लोग जहाँ कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। और अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।